हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, या तो अभी या फिर फ्यूचर में बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे इस वीडियो में सिंपल डिफरेंशिएशन की। सिंपल डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोज बनाई जा रही है, जिसके ऊपर मैं 3 या 4 वीडियोज ऑलरेडी डाल चुका हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और खास किस्म के एप्लीकेशंस के ऊपर। पिछले 2 वीडियोस में मैंने बात करी थी, एक में बात करी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, फिर मैंने बाद में डाली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। लेकिन आज जिस वीडियो के ऊपर बात हम करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है? ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तो भाई अगर आपका एग्जाम चाहे आप सेमेस्टर 2 में हो चाहे सेमेस्टर 4 में, बिजनेस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 में है प्रोग्राम वालों में, और जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम जो है वो है सेमेस्टर 4 में। आई बात समझ में? तो दोनों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट आपस में रिलेटेड है, और जो टॉपिक अलग होंगे उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे हमें सीखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन से प्राइस पे? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहले तो मैं समझ रहा होगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब वो होता है, वो प्राइस होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का ग्राफ एक दूसरे को काटता है, मतलब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिमांड का फंक्शन और सप्लाई का फंक्शन इक्वल होता है उसमें क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है, जिनको नहीं पता उनको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, डिमांड का फंक्शन यूँ काम करता है। ठीक है, डिमांड का नहीं, ये सप्लाई का है। ठीक है, इसके बाद आता है डिमांड का फंक्शन, वो यूँ काम करता है। ठीक है, ये मान लो हमारा किसका है, और ये जो होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं। आई बात समझ में? जहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो आपको पता होगा ही कहाँ पे होता है, ये तो होता ही हमारा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिमांड का ग्राफ। डिमांड का ग्राफ हमेशा यू बनता है, और ये होता है हमारा सप्लाई। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे समझते हैं अब क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे इस सिंगल वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं कैसे करने हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखते हैं, ए फर्म हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। एक फर्म के पास, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान सा है, वो थोड़ा सा केस स्टडी के टाइप में क्वेश्चन दे रखा है उन लोगों ने, उसके बाद हम बात में करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का कंसेप्ट खत्म हो गया कि क्या होता है, अब हम समझते हैं। और उसने बोला क्या है? ए फर्म हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। उसका ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन है, ये रहा डिमांड फंक्शन और ये रहा सप्लाई फंक्शन। इसमें क्या निकालना है? ध्यान रखना, इसमें निकालना क्या, वो लिखना भूल गया मैं। प्राइस इलास्टिसिटी, ये में निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दोनों ही क्वेश्चन में ये चीज़ निकालनी है, डिमांड एंड सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई क्या होगी, ये हमें निकालने हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें इक्विलिब्रियम प्राइस का और क्वांटिटी का पता लगाना होगा, यानी कि पहले हमें एक्स और पी निकालने होंगे। तो एक सिंपल जाता है, मैंने आपको बात समझाई कि हम दोनों को चाहें तो इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तभी निकाले जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इक्वेशन 1 को उतारता हूँ। इक्वेशन 1 को उतारा मैंने, P = √100 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे देखिए काम कर दिया, मैंने SBS कर दिया। SBS का मतलब क्या? स्केयरिंग बोथ दी साइड, ताकि रूट कैंसिल हो जाए। स्केयर करते यहाँ पे तो आ जाएगा P का स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी यहाँ से उतार ली मैंने, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? -10 प्लस में 2p। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्या निकालूंगा? P और x की वैल्यू। तो मैंने देखा हमारे पास x की वैल्यू में गिवन है, x मान लो चाहे ये लिखा हो चाहे वो लिखा हो, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। तो जब x की वैल्यू ये है तो मैं चाहूँ तो x की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो बस इसे मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा p स्क्वायर तो यूँ का यूँ, यहाँ पे क्या है 100 माइनस में x की जगह वैल्यू पुट कर दो। किसकी? x की। कितना है? -10
प्लस में 2p, ऐसा क्या कर दोगे स्केयर, क्योंकि x का स्केयर था। अब जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्केयर, कुछ भी लगा लो, चाहे इन दोनों आगे पीछे कर लेना, फिर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, तो मैं इसे खोल रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस ये वाला यूं का यूं, तो ये इसका स्केयर आएगा, तो माइनस 10 का स्केयर क्या हो जाएगा 100। अब 2p का स्केयर क्या होगा, 2p का स्केयर होगा 4p स्केयर, क्योंकि 2 का स्केयर 4 और p का स्केयर p स्केयर हो जाएगा। और माइनस में क्या आएगा 2ab, माइनस में क्या आएगा 2ab, तो 2 10 20 22 जा 40, 40p ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये बनेगा 100 माइनस में 100 माइनस में 4p स्केयर और प्लस में 40p ये आएगा। अब देखो कुछ और रह गया, 100 से 100 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है p स्केयर, तो ये वाला यहाँ पे क्या प्लस का हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे ले आओ, इसको क्या करोगे यहाँ पे ले आओगे, तो p स्केयर प्लस में क्या हो जाएगा 4p स्केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 40p, 4p स्केयर प्लस p स्केयर कितना हो गया 5p स्केयर, बारह वही बात, एक टॉफी जमा में 4 टॉफी 5 टॉफी 5p स्केयर, यहाँ पे कितना आ गया 40p। अब एक p काटना है तो एक p से एक p काट लो, p की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 40/5 8 आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8 आ गई। अब p 8 आ गया तो क्या मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, यानी कि प्राइस 8 आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आ चुका है जो कि 8 है। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और निकाल लो, तो p की वैल्यू पुट कर दो जहाँ से क्वांटिटी निकल जाए, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x यू का यू माइनस 10 प्लस में 2p, p की जगह कितना आ गया 8, 8 दूनी 16, 16 में से 10 गई, कितना आ गया 6, x की कितनी आ गई 6, यानी क्वांटिटी सप्लाइड आ गई 6 और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 8। दोनों चीज़ मैंने पहली चीज़ को एक काम तो कर लिया मैंने, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकाल ली। ऐसा हर केस में करना होगा आप लोगों को। दो फंक्शंस गिवन थे, ठीक है, उनको यूज़ किया फर्स्ट सेकंड को एक दूसरे के लिए, ठीक है, और एक से वैल्यू उठाई दूसरे में पुट कर दी, सोल्व कर दिया और p और x की वैल्यू आ गई, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ चुकी है। अब हमें क्या लिखाना है प्राइस इलास्टिसिटी। अब ध्यान से एक बात समझना, जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस का केस हो तो प्राइस इलास्टिसिटी और ठीक है ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं अलग निकालूंगा, फॉर्मूले तो मुझे पता ही है। ठीक है, जिनको नहीं पता भाई कृपया करके इन फॉर्मूलों को याद कर लें। अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, डिमांड की बात करूँगा तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, dx अपॉन में dp और मल्टीप्लाई में, ठीक है, p/x। ध्यान रखना फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना, dx अपॉन dp वाला, डेल्टा x वाला यूज़ मत करना, क्योंकि इस केस में हमारे पास हमें डेल्टा x में निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि डेल्टा x के लिए क्या चाहिए मुझे, इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी जो बाद में चेंज हुई है। ठीक है, लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। अब फंक्शन क्या है, अब मैं निकाल रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फंक्शन में लूंगा मैं डिमांड का। डिमांड का फंक्शन कौन सा था, पहला डिमांड का फंक्शन था, ये वाला था डिमांड का फंक्शन। तो इसका देखो अब dx अपॉन dp का मतलब क्या है, ठीक है, कि x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में है ना, x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में। अब dx अपॉन dp निकालना है, या फिर एक काम कर लो उल्टा ही कर लो, नहीं ठीक है, तो dx अपॉन dp करना है हमें। तो एक यहाँ से कुछ कर भी सकता हूँ, चेंज कर लेता हूँ जो चेंज करना है मुझे। चेंज क्या, फंक्शन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो अब फंक्शन क्या चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ पे ले आओ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, पी स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस पी स्क्वायर। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में और किया था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट, स्क्वायर यहाँ जाएगा अंडर द रूट हो गया, अंडर द रूट 100 माइनस पी स्क्वायर। बात ही ऐसा क्यों किया, ताकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। भाई अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूंगा सीधा तो क्या आएगा, एक साइड dx अपॉन dp और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसलिए किया मैंने ऐसा। अब सोल्व करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे एक माइनस और रहेगा। माइनस सिर्फ इसलिए रहता है ताकि जब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आए तो उसे वो माइनस को उस माइनस से कट जाए, क्योंकि हम पता है नेगेटिव आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस भी लगा होता है ताकि उस माइनस को हटा दिया जाए। अब देखते हैं, अब करेंगे डेरिवेटिव हम इसका। तो dx अपॉन dp सोल्व करना है, इसका मतलब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका करूंगा तो x का 1 तो हो जाएगा, इंटू में dx अपॉन dp आ जाएगा सीधा। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x। तो इस x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह ये रहा 100 माइनस में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब इस x मानना था थोड़ी, जब मैं करूँगा इसका डेरिवेटिव तो बात है कैसे करो डेरिवेटिव। देखो भाई इस x मानना पड़ेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगी, ये बात काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं कि भाई अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। क्यों, क्योंकि मुझे रूट x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, कितना होता है रूट x का डेरिवेटिव, 1/2 रूट x।
ठीक है। और फिर बार बार ये बात बोलता हूँ मैं कि भाई वीडियो को सीरीज में ही देखा करो, वरना समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो मैं इसे x मान लूंगा, तो क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, x की जगह वही जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से, तो 100 तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0। अब बात रही पी स्क्वायर की, तो इसे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का हो जाएगा, अभी माइनस पी स्क्वायर बच गया, इसका हो जाएगा माइनस में 2p। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव का पूरा आंसर। ठीक है, तो भाई अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारा जो ये है, क्या नाम है, इक्विलिब्रियम, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके लिए dx/dt चाहिए था, वो तो आ गया मेरे पास। अगर इसको और सोल्व करना है तो यहीं पे सोल्व कर लो। क्या करोगे सोल्व, p की वैल्यू पुट कर दो, अगर p पता है तो, p बिल्कुल पता है, p है हमारे पास 8, तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब 100 में से घट के 64 कितना बच गया 36। अब हम सब जानते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। जब मैं 36 को लिखूंगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर से भी कट जाएगा, 6 रह गया, और 6 टू कितना हो जाएगा 12, तो नीचे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या आएगा 2p। अब p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू है हमारे पास ये रही 8, तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16/12। ठीक है, ये कितना आ गया dx/dp। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx/dp और मल्टीप्लाई में p/x, मल्टीप्लाई में p/x। अब dx/dp तो निकाल लिया, माइनस 16/12। अब p/x कितना है, और देखो एक और माइनस था, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस से वाला प्लस हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आता है। अब p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p है हमारे पास 8, और q है हमारे पास, कहाँ पे है q, कहाँ पे है q, ये रहा 6। अब सोल्व कर दो इसे, जब सोल्व करूँगा तो 8 कट गया हमारा 4 के पाड़े में 2 पे, और 1 कट गया 3 पे। ठीक है, 6 कट गया 2 के पाड़े में 3 पे, और 16 कट गया 8 पे, तो 8 दूनी 16 और 3, 16/3। तो आ गया हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक पार्ट तो मैंने खत्म कर दिया है, अब हम चलेंगे किसके ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को खत्म करने के ऊपर। तो डिमांड तो खत्म हो गया, अब हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मैंने पहले कहा था इंडिविजुअली निकालना है हमें, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम खत्म हो गया है। अब हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या निकालना है हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारी बुक में इसका आंसर नेगेटिव दिया होता है, ठीक है, पर फॉर्मूले में एक माइनस यहाँ पे भी होता है, जिसकी वजह से वो माइनस कट जाता है। अब आगे समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा हमारे पास सेम वही dx/dp मल्टीप्लाई में p/x। बस फर्क कितना होता है कि यहाँ पे हम dx का मतलब समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और वहाँ पे क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब समझते हो, इतना सा मतलब होता है और कुछ नहीं। अब करेंगे dx/dp पर, अब के बार में यूज़ करना है सप्लाई का फंक्शन। सप्लाई का फंक्शन कौन सा था, ये वाला था सप्लाई का फंक्शन। अब ये करना है हमें, तो dx/dp, इसका डेरिवेटिव करना है p के रिस्पेक्ट में, कोई भी कर देगा इसका डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में। बातें भैया करना, तो भाई देख लो -10 कांस्टेंट है, तो dx/dp निकालना है पहले तो हमें। चलो वही मैं अलग से निकाल देता हूँ। तो x का हो जाएगा 1, x का 1 तो हो जाएगा, इंटू में क्या आएगा dx/dp। क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है p के रिस्पेक्ट में। जब मैं इसकी बात करूंगा तो -10 हमारे पास क्या है, -10 है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव 0, और 2p क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ गई dx/dp की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। तो dx/dp आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, उसका फॉर्मूला ये रहा। तो dx/dp कितना आ गया 2। अब मैं निकाल रहा हूँ ep, ये तो आ गया हमारे पास 2, क्योंकि ध्यान रखना -10 कांस्टेंट था, प्लस माइनस में डेरिवेटिव हो गया 0। 2p क्या हो जाएगा 2, जैसे 2x का क्या होता है 2, 3x का 3, 5x का 5, ठीक है, 10x का 10, तो 2p कितना हो गया 2। अब p मल्टीप्लाई p/x, अब p करना है, p के लिए हमें पता है, बिल्कुल पता है, p कहाँ गया 8, ये रहा। और क्या मेरे पास x भी है, यानी क्वांटिटी सॉलिड, ये भी अच्छा है। तो 2 के पहाड़े में कट गया, 4 पे कट गया, 3 पे, तो 4 2 जा 8, 8/3 मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही है, 8/3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम प्राइस पता किया, ठीक है, और क्वांटिटी पता करी, उसके बाद हमने अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड निकाली। आई बात समझ में। चलो फिर जिनको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो ये वाला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरे क्वेश्चन है, फंक्शन भी गिवन नहीं है, फंक्शन भी हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और फिर इस वीडियो को पॉज कर देंगे। तो जिसको ठीक है स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ उतारना है तो उतार सकता है मटराउंड बोर्ड के सामने से, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है भाई। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, जो उतारना है वो उतार सकता है मटराउंड बोर्ड के सामने से।